Hello, Namaskar and welcome to my Facebook Live all about gallstones. आज हम जानेंगे कि gallstones क्या होते हैं और gallstones से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसका आजकल आधुनिक इलाज क्या है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू अल्ट्रासाउंड स्कैन्स जिसमें बताया गया है किस तरीके के gallstones हैं, पर हम एक एक करके शुरुआत से स्टार्ट करेंगे कि gallstones होते क्या हैं और उसका इलाज कैसे करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेशेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं वो कहते हैं कि ये गॉलस्टोन्स बनते क्यों हैं। आप जानते हैं कि गॉलस्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर पाए गए स्टोन्स होते हैं। तो गॉल ब्लैडर में जो कंटेंट होता है नॉर्मली वो होता है बाइल, जिसको कहते हैं पित्त आम भाषा में। बाइल जो होता है वो दो मेन महत्व चीजों से बना हुआ होता है, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बाइल सॉल्ट्स। जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को एक तरीके के सॉल्यूबल फॉर्म में यानी मिश्रण फॉर्म में रखते हैं। अगर इनमें से एक भी किसी तत्व का बैलेंस आउट बैलेंस हो जाए, यानी या तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए या बाइल ज्यादा हो जाए, तो गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनेंगे, जिसको पीले स्टोन्स होते हैं जो अंदर से देखने में जो कि सॉफ्ट होते हैं। और अगर बाइल ज्यादा होगा तो बाइल स्टोन्स बनेंगे। कभी कभी मिक्स स्टोन्स भी होते हैं जिसमें दोनों का ही महत्व होता है, दोनों ही जो तत्व होते हैं बाइल और कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि क्या हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि हम गॉलस्टोन्स को अवॉइड कर सकें। आई थिंक जो गॉलस्टोन्स हैं जिसका इंसिडेंस आजकल बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो खाना पीना रहन सहन जो है ये बहुत ज्यादा अर्बनाइज हो गया है। हम बहुत ज्यादा यानी बाहर की जंक फूड खाने लग जाएं या ऐसी फैटी एसिड्स खाने लग जाएं, बाहर के तले हुए पदार्थ खाने लग जाएं, जिससे कि हमारा ये जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल का इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो जाए, तो गॉलस्टोन्स बनना हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि लोग जो थोड़े से फैट होते हैं, चबी होते हैं या ओवरवेट होते हैं, उन पेशेंट्स में भी गॉलस्टोन्स बनने के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, कुछ पेशेंट्स जब वेट लूज करना स्टार्ट करते हैं तो उनमें भी ये इम्बैलेंस बढ़ जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये गॉलस्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है, या तो हम बहुत जल्दी वेट गेन करें, या हम ऑलरेडी ओवरवेट हों, या फिर हम वेट लूज करना स्टार्ट करें। और ये भी कहा जाता है, ये जो हमारे बुक्स में लिखा है कि फीमेल पेशेंट्स जो 40 साल के करीब होते हैं, जो फर्टाइल होते हैं और थोड़े से ओवरवेट होते हैं, उनमें गॉलस्टोन्स का इंसिडेंस ज्यादा देखा जाता है। लेकिन एक बार जब गॉलस्टोन्स बन गए तो हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाए या फिर वो डिसअपीयर हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती तौर पे जब गॉलस्टोन्स बनते हैं तो वो एक तरीके की रेत होते हैं, रेत जिसको बिलियरी स्लज कहा जाता है। ऐसा बताया, हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा था कि स्लज होता क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लज एक तरीके की रेत होती है। जैसे जो हमारा पित्त होता है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम ताजा पित्त देखें जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है और जो पित्त की नली के द्वारा गॉल ब्लैडर में आता है, तो वो बिल्कुल एक लिक्विड के समान होता है। अगर आप इस चित्र को देखें तो यहां देखिए, ये जो नली है ये पित्त की नली लिवर से आ रही होती है और ये नीचे जाके गॉल ब्लैडर से जुड़ती है। इस पित्त की नली में पित्त का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है, तो यहां पर जो पित्त होता है बिल्कुल सॉल्यूबल फॉर्म में होता है। लेकिन गॉल ब्लैडर का काम क्या है, इस पित्त को स्टोर करना। कब तक स्टोर करना, जब तक इसकी जरूरत ना हो। जब आप खाना खाएंगे और आंत के अंदर खाना आएगा तो कुछ ऐसे तत्व रिलीज होते हैं जिससे कि गॉल ब्लैडर से पित्त बना हुआ बाहर आए और डाइजेशन में हेल्प करे। तो ये पित्त जब गॉल ब्लैडर में जमा होता है तो जमा हुआ पानी, जैसे आप देखते हैं एक बहती हुई नहर जिसमें पानी चलता रहता है, उसमें गंदगी इकट्ठी नहीं होती। लेकिन जहां पानी इकट्ठा होता है वहां पर गंदगी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब जमा हुआ पित्त गॉल ब्लैडर में रह जाता है तो वो पित्त इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है, वो बाइल इनसॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है। ये इनसॉल्युबल फॉर्म सबसे पहले बनाता है डस्ट यानी कचरा यानी बिलियरी स्लज। अगर आप एक रेत को लें अपने हाथ में और उसका सारा पानी निचोड़ दें और कस के दबा दें,
और अपना हाथ खोलें तो क्या होगा, वो रेत एक स्टोन का फॉर्म ले लेगी, एक पथरी का फॉर्म ले लेगी। और यही होता है कुछ गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने के लिए, कि जब उसमें रेत बन जाती है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके यानी खाली होने की विधि से एक बैलून के समान पिचक के सारे पित्त को बाहर निकालता है, तो रेत अंदर की गॉल ब्लैडर में रह जाती है और वो स्टोन का रूप ले लेती है। धीरे धीरे ये रेत बार बार पिचक के स्टोन्स बन जाती है। कई बार हमारे पेशेंट्स ने ऐसा भी देखा होगा कि पिछले साल हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें जो स्टोन्स थे कई थे, छोटे छोटे थे, पर इस बार हमने जब स्कैन कराया तो वो स्टोन या तो बड़े हो गए एकदम से साइज में, या नंबर उनका कम हो गया। तो नंबर कम और बड़े होना ये इसी कारण होता है कि स्टोन आपस में चिपक जाते हैं, आपस में ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और यही स्टोन जो होते हैं ये तकलीफ देने लग जाते हैं। अगर हम नियमित रूप से गॉल स्टोन्स को इलाज नहीं करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। यानी गॉल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन, स्टोन्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है उस पथरी का स्लिप हो जाना और नीचे आके पित्त की नली को ब्लॉक कर देना। तो होता क्या है, जब ये पथरी अपनी जगह से स्लिप होगी तो इस नली के जरिए नीचे आके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर देगी। अगर ये ब्लॉकेज इस पित्त की नली को सीमित है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, मगर अगर ये ब्लॉकेज नीचे पेनक्रियाज की नली में भी आके, ये पेनक्रियाज ऑर्गन होता है, उसको भी ब्लॉक कर देती है, तो पेनकिटाइटिस हो सकता है। पेनकिटाइटिस ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि पेनकिटाइटिस जो एक बीमारी होती है ये बहुत सीवियर हो सकती है, ये जानलेवा बन सकती है, और इसका रिवर्सिबल डैमेज नहीं होता। एक बार पेनक्रियाज पे डैमेज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल है, यानी वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए गॉल ब्लैडर को उचित तौर पे जल्दी से जल्दी इलाज करना जरूरी होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स के इलाज जरूरी होता है। एक जो पूछा जाता है कि क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है गॉल स्टोन का। अब मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे जैसे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड एक दवा है, जो कि यही एक दवा है जो कि FDA अप्रूव्ड है, जो कि हमारी अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव्ड है, कि अगर आप किसी कारण वेट कर रहे हैं, अभी आप गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी नहीं करना चाहते या और कोई इलाज के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप ये दवा खा सकते हैं थोड़े टाइम तक। ये दवा करती क्या है, ये उसी इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश करती है जिसके कारण गॉल स्टोन बनते हैं। यानी ये दवा पित्त को सॉल्युबल फॉर्म में रखने की कोशिश करती है। इस दवा को दिन में 3 बार खाना होता है 300 मिलीग्राम के तौर पे, और ये बाजार में काफी ब्रांड्स में अवेलेबल है। ये एक तरीके का कॉमन बाइल सॉल्ट चेलेटिंग एजेंट ही है, जिससे कि गॉल स्टोन्स घुलने की क्षमता बना सकते हैं, और ये लेकिन लंबे समय तक खानी पड़ती है। और दूसरा, अगर कोई गॉल स्टोन घुलेगा तो वो पित्त की नली में नीचे भी जा सकता है। हमें ये भी देखना होता है, हमें पेशेंट्स को समझाना होता है कि अगर आपको ये दवा चलते चलते आपको पेन हो जाता है या कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाती है, गॉल ब्लैडर के वहां पे दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो आपको जरूर अल्ट्रासाउंड कराना है ये देखने के लिए कि क्या ये पथरी जो है नीचे जाके कहीं फंस तो नहीं गई, और क्या हम आगे अब मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं या हमको कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं। ज्यादा ध्यान उन पेशेंट्स को रखना होता है जो डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज के कारण भी भी होता है और गॉल स्टोन्स भी होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन की कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे गॉल ब्लैडर की एक कॉम्प्लिकेशन ये भी होती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन की कॉम्प्लिकेशन कि गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन होने के कारण वहां पर पित्त इकट्ठा होने के कारण वहां पस बन जाता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूंगा, एक बहुत ही कॉमन चीज के जरिए जो आपने भी देखी होगी, वो ये है, ये बॉटल आप देखें। अगर हम इस कंचे वाली बॉटल जो हमको बाहर मिलती है पीने के लिए, इसको हम गॉल ब्लैडर मान लें और इस कंचे को हम गॉल स्टोन मान लें, तो आप देखेंगे जब पित्त को खाली करना है गॉल ब्लैडर ने, तो वो मान ले ऐसे हो गया, सारा पित्त खाली हो गया। पर इस पोजीशन में ये जो गॉल स्टोन है, जो अंदर कंचनुमा गॉल स्टोन है, ये नीचे आके उसके मुंह को बंद नहीं कर रहा, तो सारा पित्त निकल गया, कोई परेशानी नहीं हुई। पर अगर किसी कारणवश ये पित्त इस पोजीशन में आ जाता है जिसमें उसने गॉल ब्लैडर के मुंह को बंद कर दिया, तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वो तो पीछे से पिचक के अपने आप को खाली करना चाहेगा,
पर ये जो पित्त का स्टोन है, ये जो गॉल स्टोन है, ये उसको खाली नहीं होने देगा। तो गॉल ब्लैडर में प्रेशर जमा होगा और पेशेंट को पेन होने लगेगा। जब पेशेंट को पेन होता है तो वो कहता है कि उसको राइट साइड में अपर एब्डोमेन में दर्द हुआ, गॉल ब्लैडर फूल गया, प्रेशर बना और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा। ये नॉर्मल गैस का दर्द नहीं होता। कभी कभी पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या ये दर्द गैस का दर्द है। कहते नहीं, ये गैस का दर्द नहीं है, इसके साथ में हमें उल्टी बन रही है, दर्द बहुत तेज है, ये परेशानी हो रही है। तो आप जब देखेंगे कभी कभी शरीर इसको झटका देके या कुछ करके इस पोजीशन को दोबारा चेंज करके गॉल ब्लैडर का स्टोन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जिससे कि गॉल ब्लैडर खाली होने लग जाए और पित्त का बहाव वापस चलने लग जाए। या ऐसा ही होता है जब बड़े से स्टोन होते हैं जो आगे आके गॉल ब्लैडर के मुंह को बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए इसमें बड़ा स्टोन नहीं है, छोटे छोटे स्टोन है, तो क्या वो किसी भी पोजीशन में रुक पाएंगे? जब गॉल ब्लैडर बहुत जोर की प्रेशर बनाएगा तो वो पथरी सारी गॉल ब्लैडर के जरिए पित्त की नली में जाएगी और आगे या तो फंसेगी या आंत में चली जाएगी। कभी कभी आंत में जाते समय भी वो बहुत ज्यादा पेन कर देती है और कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि छोटी स्टोन जो होते हैं वो ज्यादा परेशानी कर सकते हैं बड़े स्टोन से, अगर हम कंपेयर करें तो बड़े स्टोन जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फंस जाएंगे, गॉल ब्लैडर में परेशानी करेंगे और आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए कि मुझे दर्द हो गया। लेकिन जो छोटे स्टोन होंगे वो इधर से ही निकल के पित्त की नली में तो हमें अब आगे देखना है कि पेशेंट जब आता है आपके पास या मेरे पास आते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं और कैसे पता करें कि ये परेशानी क्या गॉल स्टोन से हो सकती है। क्योंकि सबने तो अल्ट्रासाउंड कराया नहीं होता, सब लोग तो हमेशा डॉक्टर के पास गए नहीं होते। तो कोई भी ऐसा दर्द जो कि पेट के बीच में ऊपर की तरफ, राइट साइड में ऊपर की तरफ, इस कंधे में यानी सीधे हाथ के कंधे में या कमर में हो रहा है, कोई भी दर्द ऐसा बहुत तेज लगातार जो कि घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे तक चल रहा है, ऐसा दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट साइड में, कंधे में या कमर में ऐसा दर्द हो रहा है, तो आपको देखना है कि ये नॉर्मल गैस का दर्द नहीं, ये कुछ और ज्यादा हो सकता है। इसी दर्द के साथ अगर आपको उल्टी बने या थोड़ी देर में फीवर डेवलप हो जाए या आपको खाना पीना की इच्छा ना हो और दर्द की तीव्रता यानी दर्द की इंटेंसिटी और तेज होने लग जाए, तो हम ये भी मान सकते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन शायद कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। जैसा कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पेनकिटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन के आगे फंसने से। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली जांच और सबसे सरल जांच जो हम कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव जांच, वो होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सबसे पहली और सरल मोडेलिटी है ये जानने के लिए कि क्या आपको गॉल स्टोन्स हैं कि नहीं। और ये भी कहा जाता है कि अगर 6 हफ्ते से ज्यादा आपको गैस बन रही है, अगर आपको लगे कि आपकी गैस ठीक नहीं हो रही है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो सालों साल गैस का ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर लेते रहते हैं या किसी को दिखाते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे उनको गॉल स्टोन्स होते हैं। तो आपने जाना अभी कि गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, किस कारण होते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और वो हम उसके लिए मेडिकल तौर पे क्या कर सकते हैं। अभी किसी ने पूछा था कि वो मेडिसिन का नाम क्या है। मेडिसिन का नाम मैं ऐसे नहीं ले सकता, पर जो उसका सॉल्ट है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, एक बार दोबारा सुन लें, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि 300 मिलीग्राम या 450 मिलीग्राम मार्केट में अवेलेबल है। ये दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, पर ये दवा सिर्फ उस समय के लिए है जब तक आप वेट करना चाहते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर की जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है उसके लिए अभी नहीं जाना है, आप अभी सर्जरी के लिए नहीं सोच रहे हैं। सबसे कॉमन जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट होती है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन निकल के अपने आप जा सकता है, खाली कर सकता है, गॉल ब्लैडर अपने शरीर से निकल सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन में। किडनी स्टोन अलग होते हैं। किडनी स्टोन का निकलने का रास्ता होता है, भगवान ने किडनी स्टोन का रास्ता पेशाब के रास्ते बाहर निकलने का बनाया है, उसमें नीचे जाके कोई पेंक्रियास की नली नहीं जुड़ी होती। लेकिन गॉल स्टोन, जैसा मैंने आपको समझाया था अभी, अगर निकलेगा गॉल ब्लैडर में से स्टोन
तो इस नली के जरिए नीचे जाएगा। ये जो सबसे नीचे जाके जहां आंत में घुसता है वो उस एरिया का जो डायामीटर यानी जो रास्ता होता है वो 1-1.5 मिलीमीटर होता है, बस बहुत छोटा हो जाता है, 1.5 से 2 मिलीमीटर। तो कोई भी बड़ा स्टोन नीचे जाएगा तो वो तो फंस जाएगा। ये रास्ता सिर्फ बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस के लिए बना हुआ है, ये किसी स्टोन के लिए नहीं बना हुआ है। तो अगर हम कोशिश भी करेंगे कि गॉलस्टोन नीचे जाके निकल जाए तो बिना कॉम्प्लिकेशन बिना पेन के तो नहीं निकल सकता। बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जिनका स्टोन निकल जाता है थोड़ी सी आघात पहुंचाकर पेनक्रियास पे या तो लिवर पे। लेकिन ऐसे पेशेंट्स भी जिनका स्टोन निकल गया, बाकी स्टोन्स अगर उनके गॉल ब्लैडर में है तो उनको भी आप आगे सोचना चाहिए सर्जरी के लिए। अब गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी होती क्या है? सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं, क्या आप स्टोन निकालोगे या गॉल ब्लैडर निकालोगे? देखो, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उसकी एक ही सर्जरी है जो कि साइंटिफिक तौर पे अप्रूव्ड है, वो है गॉल ब्लैडर पूरा निकालना। उसमें स्टोन निकालने से कुछ फायदा नहीं है। मैं समझाने के तौर पे यही कहता हूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो बना है गॉल ब्लैडर के नॉन फंक्शनिंग, यानी जो उसकी जड़ है वो गॉल ब्लैडर ही है। आप आज स्टोन निकालोगे, बाद में दोबारा स्टोन बन जाएगा। ये बस एक समझाने का तरीका है, क्योंकि एक्चुअली हमको गॉल ब्लैडर ही निकालना होता है। गॉल ब्लैडर निकालते समय हम पित्त की नली को जहां से वो जुड़ती है, गॉल ब्लैडर की नली और पित्त की नली जहां जुड़ती है वहां से डिस्कनेक्ट करते हैं और पूरे गॉल ब्लैडर को विद स्टोन बाहर निकाल लेते हैं। फिर एक और कॉमन क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब ये आप चीरा तो 1 सेंटीमीटर या उससे कम का देते हैं, तो गॉल ब्लैडर पूरा बाहर कैसे निकल जाता है? तो हम ऐसे पेशेंट्स को समझाते हैं, गॉल ब्लैडर एक तरीके का बलून है, गुब्बारा। अगर वो फूला हुआ है तो उसका आकार बड़ा है, उसके अंदर स्टोन है। तो गॉल ब्लैडर को डायसेक्शन करने के बाद हम एक बैग में डाल के गॉल ब्लैडर के सारे कंटेंट को एस्पिरेट यानी निकाल देते हैं। जैसे गुब्बारा डिफ्लेट हो गया तो गॉल ब्लैडर पिचक गया, उसके अंदर के स्टोन भी हैं वो अंदर सीमित हो गए। तो जब वो पिचक जाता है उसका आकार छोटा हो जाता है और उसको हम छोटे से छेद से खींच के निकाल लेते हैं। ये बहुत जरूरी है सर्जरी करते समय कि जब आप गॉल ब्लैडर को निकाल रहे हो तो उसको एक हम आर्टिफिशियल प्लास्टिक बैग में डालते हैं, जो मेडिकल ग्रेड का होता है वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक बैग में डालते हैं और इस गॉल ब्लैडर को स्टोन के समेत हम बाहर निकाल देते हैं। अगर स्टोन बड़ा होता है तो उसको क्रश भी कर सकते हैं हम, इसलिए हम गॉल ब्लैडर को छोटे चीरे से निकाल पाते हैं। सेकंड है, क्या सर्जरी ही इसका एक उपाय है? तो आंसर तो यस है जी, कि अगर हमें गॉल ब्लैडर की बीमारी से को हटाना है, गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी को हटाना है, तो सर्जरी ही एक उपाय है। आजकल आधुनिक तौर पे सर्जरी जो होती है लेप्रोस्कोपिक विधि से होती है, यानी छोटे छोटे चीरे लगाते हैं पेट पे और उसी के जरिए हम गॉल ब्लैडर निकालते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अच्छी है, ओपन सर्जरी अच्छी है या रोबोटिक सर्जरी अच्छी है? मैं ये कहूंगा ओपन सर्जरी तो आजकल बहुत ही कम होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। रोबोटिक सर्जरी जो बहुत ज्यादा उसके फायदे नहीं है, एडेड फायदे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी भी इक्वली सेफ है इन सेफ हैंड्स। तो आप ज्यादातर जो 99% जो सर्जरीज आजकल होती हैं, 90% सर्जरीज अच्छी जगह पे वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वो लेप्रोस्कोपिक विधि से ही यानी दूरबीन की विधि से ही होती है। अब गॉल ब्लैडर सर्जरी की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या हमें गॉल ब्लैडर निकलने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई परेशानी, कोई डाइट चेंज करना पड़ेगा? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं, क्या मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या मैं सब कुछ खा सकता हूं? तो मेरे हिसाब से मैं उनको समझाता हूं कि देखो, गॉल स्टोन अगर निकले हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझ लें, आपके शरीर में एक डाइजेस्टिव जो सिस्टम है गॉल ब्लैडर उसका पार्ट है। गॉल ब्लैडर ने टेम्परेरी बाइल स्टोर करनी है और बाइल को भेजना है डाइजेशन के लिए। जब उसमें गॉल स्टोन थे तो पथरी के कारण वो उसको आगे भेज ही नहीं पा रहा था, यानी वो जब पित्त निकालने की कोशिश करता था तो नीचे आके स्टोन फंस जाता था और पूरा वो खाली हो ही नहीं पा रहा था।
इसलिए गॉल ब्लैडर अपना फंक्शन ऑलरेडी खो चुका है। अगर आपका जो प्रॉब्लम हम निकाल दें, गॉल ब्लैडर विद स्टोन निकाल दें, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है आप जो भी खाइए आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप शुरुआती तौर पे भी आप फैटी डाइट या नॉर्मल डाइट जो भी खाना चाहते हैं, जो आपका घर का आहार है, घर का बाहर का, सब खा सकते हैं। और लिवर जो होता है वो गॉल ब्लैडर का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। लिवर में भी पित्त की नलियां होती हैं, जो स्टोरेज होता है बाइल का वो पित्त की नलियों में उसमें हो जाता है ना। तो क्या कैसे नहीं होता फर्क? गॉल ब्लैडर निकालने से आपके शरीर पे डाइजेशन में फर्क क्यों नहीं आता? मान लो आपके घर में 2 पानी की टंकी है, एक में 1000 लीटर है, एक में 100 लीटर है। अगर आपकी 100 लीटर की पानी की टंकी खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? नई 100 लीटर की टंकी थोड़ी ना लगाओगे। आपका सारा काम तो 1000 लीटर की पानी की टंकी से हो रहा है। इसी तरीके से अगर गॉल ब्लैडर परेशान है तो गॉल ब्लैडर निकलने के बावजूद लिवर जो होगा वो गॉल ब्लैडर का फंक्शन टेक ओवर कर लेगा। आपको किसी भी तरीके की पित्त की डेफिशिएंसी या डाइजेस्टिव एंजाइम्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आप अच्छे से खा पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पर लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं, हमें किसी ने बताया है कि गॉल ब्लैडर निकलने से मैं खा नहीं पाऊंगा। अच्छा, मैं उनसे ये हमेशा पूछता हूं कि क्या आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको गैस बनती है पर उनको गॉल स्टोन नहीं होते? तो कहते हैं यस, क्योंकि अगर हम 100 पेशेंट्स देखें जिनको गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, तो उसमें से मुश्किल से 20 से 25% लोगों को या 15-20 लोगों को ही आगे जाके गॉल स्टोन डिटेक्ट होंगे। 80% लोगों को तो वैसे ही एसिडिटी होती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकलने के बाद जरूरी नहीं है कि गॉल ब्लैडर के कारण ही आपको एसिडिटी बढ़ गई? बाकी चीजें भी तो होती है ना जिनके कारण एसिडिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए तो आपको हमेशा ये दिमाग से निकाल देना है, ये मिसकंसेप्शन है कि गॉल ब्लैडर निकल गया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा अच्छे से। हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो कि 20-25 साल से हमको फॉलो कर रहे हैं और वो गॉल ब्लैडर के स्टोन निकलने के बावजूद नॉर्मल खाना खा पा रहे हैं, पार्टीज में जा पा रहे हैं, पिज्जा बर्गर जो खाते हैं नियमित तौर से खा पा रहे हैं। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप सब कुछ यही खा पाए, बाकी चीजें भी देखनी है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज शेड्यूल अच्छा होना चाहिए और आपको अपने कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं उस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आई थिंक अब हमें देखना चाहिए क्योंकि हम लास्ट 5-7 मिनट के ऊपर हैं इस लाइव वीडियो में। कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे जो मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं उनको जरूर आंसर कर दूंगा बाद में अपने चैट बॉक्स में। और मेरी लोकेशन, हमारा क्लिनिक, मैं डॉक्टर नीरज हूँ। हमारा क्लिनिक जो है ये जनकपुरी में है और मैं गंगाराम में एक गैस्ट्रो सर्जन हूँ। और आप सारी डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अरोड़ा भारती जी ने पूछा है, 6 mm स्टोन के लिए ऑपरेशन जरूरी है क्या? मैंने समझाया है भारती जी कि स्टोन का साइज जब छोटा होता है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, बल्कि अगर स्टोन का साइज बड़ा होगा वो तो सिर्फ आके फंस जाएगा ना। जैसे मैंने समझाया अभी, ये स्टोन आके फंस गया, निकल नहीं पाया क्योंकि स्टोन बड़ा था। लेकिन अगर स्टोन छोटा हो तो वो तो निकल जाएगा, वो नीचे जाके कॉम्प्लिकेशन करेगा। तो स्टोन के साइज मैटर नहीं है, मैटर है स्टोन का रहना। और क्या ये स्टोन आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशन करेगा, आप खुद सोचो। आप अगर कहते हैं कि ओरल कैंसर सुपारी या गुटखे या तंबाकू से होता है, तो होता कैसे है? एक तरफ आप सुपारी रखते हैं, वहां इरिटेशन होती रहती है। इसी तरीके से गॉल ब्लैडर में एक तरफ स्टोन पड़ा हुआ है, वहां इरिटेशन होती रहेगी। इरिटेशन बराबर होती रहेगी सालों साल, तो वहां पे भी चेंजेस आ जाएंगे। हमने आज तक गॉल ब्लैडर कैंसर का एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिसको स्टोन ना हो। उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन होता ही होता है। पर हम अभी दूर हैं ये बताने के लिए कि क्या ये गॉल ब्लैडर स्टोन कैंसर का कारण भी होते हैं। लेकिन यस, कोई भी कैंसर का पेशेंट बिना स्टोन के मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर वो देखेंगे वीडियो, वो भी सहमति करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन लंबे समय तक गॉल ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और उनको निकालना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर वासु ने कि डज लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मेलिटीज हैज एनीथिंग टू डू विद गॉलस्टोन डिजीज? डिसलिपिडीमिया जिसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो वो गॉलस्टोन डिजीज को प्रोन कर सकते हैं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ ज्यादा है तो
हम ये समझेंगे कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो बाइल और कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको स्टोन्स बन सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस भी गॉलस्टोन बढ़ा सकता है। थैंक यू हिमांशु फॉर टेलिंग मी, इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आशा रावल जी ने पूछा है 77 ईयर फीमेल है और एक ही स्टोन है, स्लज कभी पेन नहीं हुआ आज तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन आशा जी। ये पेशेंट्स ऐसे हैं जो इनको गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका इंसिडेंटली डिटेक्टेड गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। इंसिडेंटली डिटेक्टेड मतलब होता है अल्ट्रासाउंड कराया, कोई तकलीफ नहीं है पर गॉल स्टोन आ गया। ऐसे पेशेंट को क्या करना है? तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर पेशेंट की एज 65 साल से ऊपर है और उनको स्टोन सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी नहीं करानी है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर 65 साल से ऊपर अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें स्टोन आया लेकिन कोई तकलीफ नहीं है तो उनको सर्जरी नहीं करानी है। तो उनको करना क्या है, या तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालें या हम थोड़े थोड़े समय में 6-6 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के टेस्ट कर लें कि क्या ये गॉलस्टोन कुछ कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। क्या ऐसा मतलब है कि वो सर्जरी बिल्कुल ना कराएं? अगर ये पेशेंट आपसे फॉलो अप नहीं कर सकते, वापिस आपके पास नहीं आ सकते और आपको लगता है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री है कोई कैंसर की या कोई और दूसरा कैंसर हुआ हो या गॉल ब्लैडर कैंसर की, तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी करनी है फिर। लेकिन 77 ईयर बहुत आगे की एज है जो हम बोल रहे हैं। आप इनके लिए 77 ईयर वाली पेशेंट के लिए उनको रेगुलरली डॉक्टर्स को दिखाते रहें, बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराते रहें। सर्जरी की अभी जरूरत नहीं है। आशा रावल जी, मैंने आपको बता दिया मेडिसिन का नेम, इट इज अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड। 300 मिलीग्राम या 450 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। जो पुनीत जी, हाय, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्वेलिंग इन द पेनक्रियाज इन वुमेन इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग एल्कोहल और नॉन वेज और ऑल्सो गॉलस्टोन्स आर नॉट फाउंड। सो ये एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है पुनीत जी कि पेनक्रियाज की सूजश का कारण जब ना ही एल्कोहल हो ना ही गॉलस्टोन हो तो क्या हो सकता है। डिस्लिपिडीमिया चेक करें, क्या उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है, या फिर ये चेक करें कि क्या माइनर स्लज तो नहीं है। जो कि माइनर स्लज हो जो अल्ट्रासाउंड में ना आए तो एक आधुनिक तौर का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एंडो अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो दूरबीन के माध्यम से आप जैसे एंडोस्कोपी करते हैं उसी माध्यम से गॉलस्टोन्स को, जो बहुत ही बारीक स्टोन्स होते हैं जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड स्कैन पे ना दिखें, उनको देखा जा सकता है। लेकिन पेनक्रियाज की सूजश या पेनकेटाइटिस अगर पेशेंट को हुआ है तो एंडो अल्ट्रासाउंड की मोडेलिटी, अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आपका है पेट वाला तो एंडो अल्ट्रासाउंड की मोडेलिटी को आप जरूर अपनाएं, उससे जरूर देखें। कभी कभी छोटे स्टोन दिख जाते हैं जिनका इलाज हमको सर्जरी से करना पड़ता है। राजीव अरोड़ा जी, आप मेरे क्लिनिक का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे अवेलेबल है। आप मेरा नाम भी लिख सकते हैं गूगल पे, डॉक्टर नीरज हमीजा, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और ये जनकपुरी में स्थित है मेरा क्लिनिक। सुबह में जनकपुरी में होता हूँ, शाम को सुबह में गंगाराम में होता हूँ और शाम को जनकपुरी में होता हूँ। पांडे जी, इज गॉलस्टोन ट्रीटमेंट पॉसिबल विद मेडिसिन? हमने बहुत डिटेल में अभी इसको रिव्यू किया कि यस, गॉलस्टोन्स अगर आप सर्जरी नहीं चाहते अभी तो आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड और बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपना कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखें। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है तो आपको गॉलस्टोन्स की सर्जरी करानी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और गॉलस्टोन की सर्जरी जो है वो बहुत ही आधुनिक तौर पे बिल्कुल मुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा ही लगता है, उसमें हो जाती है। कोई इसमें ब्लड लॉस नहीं होता और आप नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। 6 घंटे बाद ही हम खाली पेट नहीं रखते, उसके बाद खाना खिला देते हैं जो कि सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट होता है। और 1 दिन के बाद ही नहाना धोना सब कुछ नॉर्मल है। आजकल हम गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी में स्टिचेस भी नहीं लगाते, उनको हम या ग्लू से या घुलने वाले टाँकों से जो चीरे होते हैं दूरबीन के उनको बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे से ही आप नहाना धोना, पेट के ऊपर जो भी चीरे होंगे उसके ऊपर साबुन लगाना, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो आप बिल्कुल घबराएं मत। अगर किसी को भी गॉलस्टोन्स है तो सर्जरी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आधुनिक तौर से सर्जरी संभव है।
तो बॉटल कंसेप्ट के बारे में सबने बोला कि अच्छा है, क्योंकि ये एक ही मुझे दिमाग में आता है हमेशा पेशेंट को सिखाने के लिए कि क्या ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर है, ये तुम्हारा गॉल स्टोन है। अटक गया, नीचे नहीं उसका मुंह बंद कर रहा, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ है। पेशेंट पूछते हैं कि इतना बड़ा गॉल स्टोन इतने दिनों से था, कोई परेशानी नहीं हुई? तो उसका सरल एक्सप्लेनेशन यही है, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, पर रास्ते को नहीं रोक रहा। गॉल ब्लैडर है, रास्ते को रोक रहा है तो आपको परेशानी हो जाएगी। रास्ते को नहीं रोके नीचे चला गया तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो समय रहते गॉल ब्लैडर को विद स्टोन्स को निकालें, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसने कभी ना कभी कुछ तो कॉम्प्लिकेशन करनी है। अभी मेडिसिन ले सकते हैं भारती जी? क्या मेडिसिन से डिसॉल्व होगा? मेडिसिन आप ले सकते हैं, मेडिसिन से डिसोल्यूशन होता है, पर बहुत समय लगता है। और डिसोल्यूशन के समय 6 महीने, साल, 2 साल जितना भी लगे, आपको रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ेगी। अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, वेट को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर बीच में कोई भी तकलीफ होती है तो आपको आना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा किसी स्पेशलिस्ट को। पहल शिवानी जी, मैं लिख दूंगा मेडिसिन का नाम राइटिंग में। May I take medicine for 6 mm stones at the age of 41 years also? Yes, the dose remains the same जो मैंने आपको बताई, 300 मिलीग्राम दिन में 3 बारी या 450 मिलीग्राम दिन में 2 बारी। मैं मेडिसिन का नाम लिख दूंगा आशा रावल जी, ठीक है। मोनिका अरोड़ा जी ने पूछा है, सर आई एम 49 years and last year came to know by chance about multiple stones on the ultrasound by checking. Okay. So I am also a cardiomyopathy patient. Do I need to go for gallbladder surgery? ये एक बहुत ही कॉमन चीज हम देखते हैं जब पेशेंट्स को कोई और डिजीज होती है गॉल ब्लैडर के साथ में, जैसे कार्डियोमायोपैथी या कोई परेशानी जिसमें उनका हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, तो हमें देखना होता है, हमें क्लियरेंसेस लेनी होती है कार्डियोलॉजिस्ट से। अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट क्लियर कर देता है आपको सर्जरी के लिए, तो आप सर्जरी के लिए जा सकती हैं। क्योंकि अगर धीरे धीरे हम सोचे, कार्डियोमायोपैथी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो आगे जाके और बढ़ जाएगी। अगर आपका अभी कार्डिक फंक्शन अच्छा है तो सर्जरी करके हम इसको हटा सकते हैं। अगर बाद में जाके कार्डिक फंक्शन अच्छा ना रहे और गॉल ब्लैडर को हम हटाना चाहें तो फिर तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पहले क्लियरेंस ले लें कि क्या मैं इसके लिए जा सकती हूँ या नहीं। और कभी कभी आप जो ये सर्जरी एनेस्थीसिया में होती है, जनरल एनेस्थीसिया में, आपको एनेस्थेटिस्ट भी जो होगा फिट नहीं कर पाएगा। डोजेस मैंने भी सजेस्ट कर दी हैं एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सब पार्टिसिपेंट्स का जिसने ये हमारा आज फेसबुक लाइव इवेंट कनेक्ट किया है। आप बाकी भी क्वेश्चंस गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। हम पेनकिडाइटिस और बाकी चीजों के बारे में भी जल्दी ही लाइव इवेंट करेंगे, और क्योंकि पुनीत जी ने भी पूछा पेनकिडाइटिस के बारे में डिटेल में, और पेनकिडाइटिस इस गॉलस्टोन बीमारी से लिंक्ड भी है, तो हम जरूर करेंगे। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं बस, आदित्य गौतम जी का जो भी आया है कि 51 ईयर मेल हैं, 2 स्टोन्स हैं 15 mm और 12 mm ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप, नो पेन, सर्जरी इज नीडेड और नॉट। गौतम साहब, ये स्टोन कहीं जाने तो वाले नहीं है, ये दिन ब दिन थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। हमने आज तक सबसे बड़ा जो गॉलस्टोन निकाला है उसका साइज था करीबन 3.5 सेंटीमीटर। आपके साइज है 1.5 सेंटीमीटर, 3.5-4 सेंटीमीटर तक के साइज के हमने निकाले हुए हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन ये वाले 15 mm और 12 mm वाले दवाइयों से खुलेंगे नहीं, लेकिन आपको देखना है आगे जाके ये परेशान भी ना करें, तो समय रहते आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। आप अपनी एज देखिए, 51 है, आगे अगर ये परेशानी करेगा या किसी गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगा, तो आप बाद में सोचेंगे कि आप मैं पहले ही करा लेता। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप समय रहते इसकी सर्जरी सेफली करा सकते हैं, आप ठीक रहेंगे, आप घबराएं मत। ज्यादातर हम घबराते हैं कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद कुछ परेशानी हो जाएगी, आप घबराएं मत। आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड इफ यू आर इन सेफ हैंड्स। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और मैं सबको यही विश करूंगा कि ये जो कॉमन परेशानियां हैं इनके मिथ से दूर रहें, ये जो अंधविश्वास है इनसे दूर रहें। हम और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। एंड आई थैंक एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप सबको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और आप अपने क्वेश्चंस बाद में भी मुझे मेरे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।